हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं लेके हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए एक मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो कि बहुत सारे बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर प्लीज़ सर आप जो अपकमिंग एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं, यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, इनको कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस वे में प्रिपेयर करें ताकि हम सही तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, हम जानते भी हैं कि अगर हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो एक एग्जाम क्रैक करने का जो एक क्राइटेरिया है, एक स्ट्रेंथ है, जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं जानेंगे, सही दिशा में उसको प्रयास नहीं करेंगे, जीवन में कभी नहीं सफल हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज होता है। किसी भी एग्जाम को, किसी भी मिशन को, किसी भी लक्ष्य को अगर हमें हासिल करना है, अगर हमें उसको पाना है, तो सबसे पहले हमें उसकी नस को पकड़ना होगा, उस नब्ज को पकड़ना होगा, उसके दायरे को जानना होगा और उसके पूरे सिस्टम को समझना होगा कि कैसे कैसे, किस रास्ते से होते हुए, किस तरीके से होते हुए हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जो कुछ कमियों की वजह से, जो कुछ तय तरीकों की वजह से हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाते, उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि सही तरीके से मार्गदर्शन ना हो पाना, लैक ऑफ गाइडेंस। ये सबसे बड़ा रोड होता है कि किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो नहीं सही तरीके के हासिल हो पाया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, सही तरीके से गाइडेंस ना मिलना। और इसी गाइडेंस को सही तरीके से अगर मिल जाए तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेके आया हूं कि आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम, आपका यूपीएससी एंड पीएससी, आपके जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर में होने वाले हैं, उसको किस तरीके से, किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें कि हम अपने लक्ष्य को, हम अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीज ही सफलता है असफलता में कितना अंतर है, बाल भर अंतर होता है। बाल भर अंतर मतलब बहुत छोटा अंतर होता है। सब मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो और जो फाइनली सफल हो जाते हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वही डिफरेंस अगर हम उस गैप को भर दें तो हम भी औरों की तरह सफल हो सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक पे हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इस एग्जाम को प्रिपेयर करें, किन किन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम है, हमें पता है कि यूपीएससी का 3 लेवल होता है, आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इन तीनों लेवल को कैसे हम किस तरीके से अपने दायरे में उन सब चीजों को रखें, एक स्टेप से स्टेप शुरुआत करें ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका 3 लेवल है, आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इनमें कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप, क्या एक साथ तैयारी करना उचित है, क्या इंटीग्रेटेड तैयारी करना उचित है, कैसे किस चीज को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज। पढ़ाई करने को तो सब करते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं तो क्यों होते हैं, सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। बाकी लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। इंसान सोचता है कि हम सारी चीजों को पढ़ लें या कोई ऐसा समय आए जब हम पूरा 100% सिलेबस खत्म कर लें, ये भी एक तरीके का मिथ ही है। पूरा सिलेबस आप खत्म ही नहीं कर सकते, किसी भी चीज का कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तो सारी चीजों को हाउ टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे छोटा छोटा, हर चीज को करके स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप जीरो इन द सेंस कि आप ये समझिए कि मैं पूरी तरीके से बिगिनर हूं, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, या हमें उसके बारे में पता ही नहीं कि यूपीएससी क्या है, कैसे क्या परीक्षा होती है, किस तरीके से होती है। तो नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम। अगर हम स्टेप 0 की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, नो अबाउट द बेसिक्स। एग्जाम का बेसिक्स क्या है, एग्जाम का दायरा क्या है। सबसे बड़ी गलती शुरुआत में लोग यही करते हैं कि उस एग्जाम के दायरे को ही नहीं, कोई भी आपका यूपीएससी तो चलिए ठीक है, यहां पे हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। कोई भी एग्जाम, आप छोटा वनडे एग्जाम ले लीजिए या आप यूपीएससी ले लीजिए, जो भी आपके एग्जाम्स हैं छोटे बड़े जिनको आप अपने स्तर से देखते हैं, सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में बच्चा ही करता है कि एग्जाम के दायरे को ही नहीं समझ पाता।
जो मन में आया शुरू कर दिया, जहां से मन में आया वहीं शुरू कर दिया, किसी ने रिकमेंड कर दिया कुछ, उसको शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है कि पहले उसके दायरे को समझो। एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम की छोटी मोटी चीजें, निटी एंड ग्रिटी, छोटे मोटे पहलू कैसे हैं, इन सब चीजों को जब आप जान जाओगे, जैसे आपको दुश्मन को किसी को जीतना है, एक तरीके से हमारा दुश्मन समझो या जो भी कहो, हमारा मिशन है, हमें इसको हराना है, तो हरा के ही सफल होंगे, तो एक दुश्मन ही कहो एक तरीके से। तो अगर हम अपने दुश्मन को ये जानेंगे नहीं कि उसका दायरा क्या है, उसके कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना बड़ा सिलेबस है, कितना हमें मेहनत करने की जरूरत होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो शुरुआत में सबसे पहले हमें उसके दायरे को समझना होगा, उसकी नफ्स को टटोलना होगा कि किस स्तर तक क्वेश्चन कहां तक पूछता है। ये चीज हम जब जान जाएंगे तो फिर हमारे लिए तो आधा काम तो हमारा हो गया। जब हम उसकी कमजोरियों को, उसके ताकत को, उसके बहाव को, उसके पैटर्न को, सारी चीजों को समझ जाएंगे तो फिर तो हमारा आधा काम हो गया ना। फिर तो हमें अब बुक्स उठानी है, हमें पता चल चुका क्या क्या चीजें हमें इकट्ठा करके पढ़ना है, पढ़ के बहा दो, सफल। तो ये चीज है। तो पहले सबसे पहले आप बेसिक्स में क्या करोगे कि उस एग्जाम के पैटर्न को जानने की कोशिश करोगे, फिर उसके सिलेबस को उठाओगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस फॉर्म में पूछा जाता है, पेपर कितने होते हैं, कितने परसेंट क्या क्वालिफाइंग है, क्या मेरिट क्या बनेगी, ये सब चीजें जानो, उससे एक माइंड मेकअप बनेगा। फिर उसके सिलेबस को उठाओ, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। फिर सिलेबस ही तो एक तरीके से दायरा होता है कि इससे बाहर हमें नहीं जाना है। इंसान पढ़ना शुरू करेगा, ये किताब पढ़ लेगा, वो किताब पढ़ लेगा, ये कोई बता रहा है ये पढ़ लेगा, मतलब पूरा एकदम कूड़ा कबाड़ा पढ़ता जाएगा, पता चला काम की चीज पढ़ ही नहीं रहा है। जबकि ऑलरेडी वो एग्जाम जो भी यूपीएससी आपका है, यूपीपीएससी है, स्टेट पीएससी है, वनडे एग्जाम, एसएससी, मतलब सब अपना सिलेबस रिवील करते, सब अपना बताते भैया ये सिलेबस है, इसको पढ़ो, ये आपका दायरा होगा ना। कभी उसको खुलवे नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई में जुड़ जाओ, कुछ भी आ रहा है बढ़ जाओ। अरे उसके क्वेश्चंस को देखो, उसके दायरे को देखो, उसके एग्जाम के सिलेबस को देखो, कहां से कहां तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब देखो। फिर तो आपको पता चल जाएगा हाँ हमें किस लिमिट तक रहना है। तो ये चीज जो समझ गया, जो जान गया, तो समझ लो आगे बढ़ने के लिए वो एलिजिबल है, या वो एक तरीके से राइट कैंडिडेट है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस एंड निटी-ग्रिटी, मतलब छोटे मोटी चीजें, कहां से क्वेश्चन कैसे क्या उठ रहे हैं, पहले क्या थे अब क्या है, समय के अनुसार कैसे बदल रहे हैं, ये सब पहलू। फिर उससे बड़ी एक्सरसाइज क्या हमें फॉलो करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अब तक के पूछे गए प्रश्न, 2, 4, 6, 10 साल में क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन बदल रहे हैं। यूपीएससी तो आपका क्या है, यूपीएससी तो पूरा, यूपीएससी तो चलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ऑफिशियली है, इसको तो एक और नाम से जानते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। अनिश्चितता है पूरी तरीके से, कब कहां से क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं पता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है इसके साथ। तो जब अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन हो तो हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा, हर एक क्षेत्र से पूरी बराबर की एग्रीगेट तैयारी करनी होगी कि कहीं से भी पूछो, हर फॉर्म में हमें तैयार रहना होगा। तो हमने क्या जानने के लिए, सबसे पहले बेसिक लेवल पे हमें क्या जानने की जरूरत है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, छोटे मोटे पहलू, और उससे बड़ी चीज उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बांध के रखेगा, तो आपको पता है कि जब आप पढ़ने बैठोगे कोई टॉपिक उठा के, तो आपको पता है कि भैया हाँ इस टाइप क्वेश्चन आएगा, फैक्ट का कम लेवल आएगा, आपके सब्जेक्टिव नॉलेज का ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रीवियस लेवल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दायरा बताएगा कि इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठेगा। अब पता चला कि आप हिस्ट्री लेके बैठे हैं, हिस्ट्री में आप पूरा पढ़े जा रहे हैं, एंशिएंट पढ़ डाल रहे हैं, मॉडर्न पढ़ जा रहे हैं, एकदम बाबा बनते चले जा रहे हैं इसमें। और पता चला कि क्वेश्चन किस पे ज्यादा आ रहे हैं, 75 मोर देन 70%, 60% आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं, मॉडर्न सेक्शन से आते हैं। तो सारा समय तो आप एंशिएंट एंड मॉडर्न में बर्बाद कर दिए, और पता चला कि बर्बाद भी ना किए, बराबर समय दे दिए, और ज्यादा 80% क्वेश्चन उसमें आ गया। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस आपके पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उस पर ज्यादा समय देंगे।
उसमें ज़्यादा हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि हम वहाँ से कहीं देख रहे हैं टोटल अगर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहा है आपका अगर हिस्ट्री से, मोर देन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आ रहे हैं। बाकी 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इधर उधर का रेशियो हो गया एंशिएंट एंड मेडिवल का। तो हमें उसमें उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमें ज़्यादा फोकस तो करना पड़ेगा फिर मॉडर्न पे ना। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस से। तो ये चीजें आपकी क्या क्रिएट की जीरो लेवल पे, जीरो स्टेप पे, कि बेसिक्स को हमने जाना, एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के सिलेबस, छोटी मोटी चीजें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हमारा एक दायरा बंध गया, हमें इसके अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। जो आपके सिलेबस है उसको आप रोज देखिए, रोज उससे नजर ना हटे, 3-4 बार 10 बार, जब तक याद ना हो जाए, सिलेबस का एक एक लाइन आपको याद ना हो जाए। सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये रहा आपका सिलेबस। तो इसको क्या करो कि अपने दीवार पे लगा लो, जहां पे लगा लो, जैसे मतलब बस आपको दिखता रहे, आपको याद हो जाना चाहिए एक तरीके से। ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ोगे, कोई चीज आप देखोगे, कोई चीज बाहर का पढ़ना चाहोगे, तो आपके दिमाग में ना ये वाला टॉपिक तो नहीं था सिलेबस में, पता चला कुछ भी आ रहा, अनरिलेवेंट चीजें आ रही हैं, आप उसको पढ़ते जा रहे हो, पता चला कि वो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो इससे तो फिर यही होगा ना कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आपने पढ़ लिया, बिना काम की चीज पढ़ लिया, वो चीज आप किसी अपने मेन सब्जेक्ट पे दे देते, मेन टॉपिक पे दे देते, तो उसमें आप एक तरीके से स्ट्रक्चरलाइजेशन हो जाता। तो ये सबसे बड़ी चीज है, सिलेबस आपके जबान पे रटा रहना चाहिए, बार बार उसको देखते रहना चाहिए। हाँ, करंट इवेंट्स हमें देखना है, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया देखना है, ज्योग्राफी देखना है, आपके पॉलिटी देखना है, इकोनॉमिक सेक्शन देखना है, जनरल इश्यूज आपके, ये आपके पूरे सिलेबस यूपीएससी ने बता दिया है, भैया ये टॉपिक है, इसको देख लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, और अच्छे से पढ़ लो बेसिक्स टू एडवांस। एडवांस भी इतना लेवल का ना पढ़ लो या इतना रिसर्च ना कर लो प्रोफेसर बन जाओ, उस सामान्य समझ की बात रखता है। आपके पास बस एक सामान्य समझ हो हर एक टॉपिक पे, कुछ भी हम आपसे पूछ ले, आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में फैक्ट होना चाहिए, और उसके बारे में सामान्य समझ होना चाहिए जो एक आम इंसान से एक्सपेक्ट की जा सकती है। बाकी उसको याद, वो रिसर्चर की उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती। उसी तरीके से पेपर टू में उसने बता दिया है कि भैया हम कंप्रेहेंशन पूछेंगे, इंटरपर्सनल स्किल पूछेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, साफ साफ देखिए लिख दिया है कि क्लास 10th लेवल तक, प्रोफेसर न बनना भाई साहब, क्लास 10th लेवल तक पूरा एकदम बड़ा बड़ा टॉपिक, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, हाई फाई क्वेश्चन मत लगा लेना, 10th लेवल तक व्यवहारिक भाषा के क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कि आप हाथों पे कैलकुलेट कर लो, एकदम पूरा एकदम टिपिकल एकदम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स का एकदम व्यवहारिक चीज हम पूछ लेंगे। एलईडी में, एलईडी और लाईफाई वाईफाई ये सब क्या अंतर है, सीएफएल एलईडी में क्या अंतर है, जो आपके आसपास घटनाएं घट रही हुई इस क्वेश्चन उठा देगा। आप एकदम व्यस्त हो, पूरा एकदम लगा के एकदम पूरा अंदर तक घुसे पड़े हो, फिजिक्स खोल लिए तो आइंस्टीने बने पड़े हो, ये सबको कह ही नहीं रहा, तो साफ साफ लिख दिए, देखो कितना अच्छे, क्लास 10th लेवल। यही सब चीजें हैं जो हमें बचाएंगी फालतू का कबाड़, फालतू की इधर उधर की चीजें पढ़ने से। इसलिए जरूरी है कि हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना है, उसका एनालिसिस करना, उसको बार बार पढ़ो, देखते रहो, और बार बार सिलेबस जब देखते रहोगे तो सबसे बड़ा क्या फायदा मिलेगा, इधर उधर होने से भटकोगे नहीं। सिलेबस आपकी नजरों के सामने है, या सिलेबस आपको याद है, अच्छा ये पढ़ रहे, अरे नहीं ये तो नहीं है, तो ये चीज आपको क्या करेगी, बांध के रखेगी। बस ये छोटी छोटी, सबको सब कुछ पता है, जो आज मैं आपको बता रहा हूं 90% चीजें पता है, बस वही ना, सफलता सफलता में बाल भर अंतर है, तो वही बाल में अंतर को, गैप को भरने की शायद मैं कोशिश कर रहा हूं, और वो भर गया, आप भी सड़क में निकल जाओगे। और इसके लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, एक कोच की जरूरत पड़ेगी। जब तक अर्जुन को कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि सही दिशा निर्देश कर सके ना, ताकि वो अच्छे तरीके से बाण मछली के उसमें निशाना लगा सके ना आंख में। बाकी आपके गुरु तो इतना बड़े द्रोणाचार्य भी तो दुर्योधन के, काहे नहीं जीत पाया इतना बड़ा महाभारत, अर्जुन ही क्यों जीता, क्योंकि एक अच्छे कोच अगर एक अच्छा मेंटर आपको मिलेगा तो सही दिशा में आपको बताएगा हाउ टू कंसंट्रेट, अपने लक्ष्य पे निशाना रखो, जहां एकदम सही तीर लगे, इधर उधर नहीं, हाथ पैर
यहाँ पे आपको निशाना नहीं लगाना है, मछली के तीर मछली की आंख में लगाना है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना होगा, आराम से हो जाएगा। तो हमने सिलेबस को देख लिया, अभी हम कहाँ पे हैं, बेसिक लेवल पे ही हैं। सिलेबस के साथ हमने पैटर्न को भी जान लिया। पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 2 पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन एक तरफ, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन, 1/3 की मार्किंग होगी, आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ये सब बेसिक चीजें जानना है। पता चला पहुंच गए, सब लगा दिए, कितने बच्चे ध्यान नहीं देते एग्जाम हॉल में। सीरियस कैंडिडेट की बात नहीं करो, सीरियस कैंडिडेट को हर चीज पता है। इधर लोग पता है भैया अच्छा निगेटिव है, का हो, अच्छा ये भी सारी बातें होती है। भाई ये सब बेसिक चीजें यार, ये सब तुम नहीं जान रहे हो अभी तो कैसे क्या होगा। तो ये सब चीजें जानोगे। निगेटिव रहेगा तो आप क्या करोगे, निगेटिव का अगर आपको पता है कि हाँ क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पे हमारे मार्क्स कटेंगे, जाएंगे, सही में से भी जाएंगे, तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहोगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से सही आंसर लाने हैं। तो ये सब सारी चीजें होंगी। एग्जामिनेशन डेट है, पेपर का कैसा पैटर्न में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा, पहले पेपर से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया। ये आपका क्या होगा, सिलेबस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 0 लेवल, मतलब हम एक तरीके से एग्जाम के दायरे को समझ चुके हैं। अब हमारा माइंड क्लियर हो चुका है। अब हम पहला स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो पहला स्टेप जो आपके सामने आता है वो आपसे क्या कह रहा है, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करो, फिर इधर उधर देखो। भी आप अपने फाउंडेशन मतलब क्या, न्यू, आप कितने तरीके से तैयार हो, आपका फाउंडेशन इतना मजबूत है कि नहीं, उतने बड़े एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं। जब तक किसी मकान है, कोई घर है, तो उसका जब तक फाउंडेशन नहीं मजबूत होगा तो कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। फाउंडेशन मजबूत है, पिलर्स मजबूत हैं, खड़ा करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्लियर करना पड़ेगा, फाउंडेशन ऑफ दैट एग्जाम। ये जिसका मजबूत हो गया फाउंडेशन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी उठाओ, कैसे भी उठाओ, वो तो तुरंत बाजी मार लेगा। और यही फाउंडेशन ही, लैक ऑफ फाउंडेशन ही होता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग मात खा जाते हैं। फाउंडेशन ही उनका क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फाउंडेशन आपका मजबूत करना है, तो पहला स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, एनसीईआरटी। यही सबसे बड़ा फाउंडेशन है, यही सबसे बड़ी आपकी मजबूत नींव यही रखेगी। ये अगर मजबूत हो गई, फिर तो उसके ऊपर आप आराम से चाहे जितनी बहुमंजिला इमारत बना लो, चाहे जो किताबें पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप सीधा कोचिंग में जाके बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं, बेसिक्स क्लियर होगा नहीं, सब ऊपर से उड़ जाएगा, गया लाखों रुपया कोचिंग में आपका। क्या रीजन, और जिसने समझ लिया बेसिक्स उसका क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में आपको फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी को कवर करनी पड़ेगी, अच्छे से कवर करना पड़ेगा, नॉट रीडिंग। ये भी तो होता, अब कहे, अब बहुत लोग इसमें बोल देंगे कि सर एनसीईआरटी तो सब बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग रीड कर लिए हैं। अरे सर 3-4 बार पढ़ लिए हैं। रीडिंग से काम नहीं चलने वाला भाई साहब। एक एक लाइन, एक एक, 2 चीज होती है ना, थ्रोली आप रीड कर लिए, एक क्वेश्चन पूछ लो, नहीं बता पाओगे। एनसीईआरटी से कह रहा हूं कि क्वेश्चन अगर पूछना शुरू कर दूं तो नहीं बता पाओगे, आप पढ़ने के बावजूद पूछना शुरू कर देते नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को तो खोला ही नहीं, सिर्फ रीड करके चले गए। मतलब खोलना इन द सेंस क्या, कि समझो सारी चीजें उसमें जो लिखी है उसको एनालिसिस करो, देखो, CCC को फॉलो करो। CCC मतलब क्या, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी और कॉन्सेप्ट, ये 3 चीजें। ये 3 चीजें जब तक नहीं आपके अंदर आएंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जब तक आप कोई क्यूरियोसिटी अपने अंदर नहीं लाओगे, जिज्ञासा नहीं उत्पन्न करोगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो रहे हैं, ये कैसे क्या हुआ। और अब आप पढ़ रहे हो, चौरी चौरा पढ़ रहे हो, चौरी चौरा में आपके सामने आ गया, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द कॉल्ड ऑफ द एनसीएम। ठीक है ना, उनका ऑपरेशन मूवमेंट। सोचिए कितनी बड़ी घटना रही होगी कि आपने गांधी जी ने वापस ले लिया चौरी चौरा, आपके चौरी चौरा हत्या, चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया एनसीएम मूवमेंट को। अब चौरी चौरा इंसिडेंट किताब में लिखा हुआ है, लेकिन कभी यह जानने की जिज्ञासा नहीं हुई व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये चीज कहां से आएगी, ये किताब में नहीं मिलेगा।
किताब में तो ही मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है कि वो क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स आए आपके, उसको क्या कहते हैं, पुलिस चौकी में आग लगा दी, मर गए, मतलब इतना ही तो बेसिकली तो किताब में मिल जाएगा। लेकिन उसको जलाने के पीछे के रीजन क्या थे, दैट वाज अ इंसिडेंट, वहां से क्वेश्चन आपसे उठ जाएगा। सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी हुई थी। तो ये मेन चीजें हैं ना, तो ये चीजें कहां से आएंगी, क्यूरियोसिटी से आएंगी आपकी, उसके प्रति जिज्ञासा हो, उसके प्रति आप जाने की इच्छा हो, व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल करना होगा। तो ये सब इसी तरीके से सारी एनसीईआरटी को बुक्स को पढ़ के आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना होगा, हर एक चीज को जानना होगा उसमें। ये तो 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाता है यार, पूरी किताब 2 घंटे 3 घंटे में खत्म कर दो, उससे काम नहीं चलेगा। उसको पढ़ो, जानो, तब आपका बेस मजबूत होगा, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जब ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले, फिर आप कुछ भी पढ़ते जाओगे तो उसको जोड़ते जाओगे, फिर आपको आगे तो मेहनत करना ही नहीं, क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर है। बस ईंटे पे ईंटा रखते चले जाओ, छत लगाते चले जाओ, तैयार है बहुमंजिला इमारत। समझ में आई स्टेप 1 में क्या करना, हमें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। उस फाउंडेशन मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, हमें एनसीईआरटी को कवर करना होगा। साफ साफ लिख दिया है कि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं 15-20 क्वेश्चन। और आपको कितने कट ऑफ के लिए सही करके आना, 50+ क्वेश्चन हो जाए आपका, आप सेफ हैं। यानी आप उसका कम से कम कितना परसेंट हो गया, 15-20% आपका तो 1/4 काम हो गया। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अगर आप 50-60 क्वेश्चन आपका सही, तो आपका 15-20 तो आपका आधा काम हो गया, चौथाई काम हो गया, आपको बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है। तो सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका स्टेप 1 यानी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना होगा, एनसीईआरटी कवर करना होगा। जब हमारा बेस मजबूत हो जाएगा, हमारा फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो एक स्टेप आगे बढ़ने पे आपसे क्या कहा जा रहा है, बिल्ड ऑन योर फाउंडेशन, यानी जो फाउंडेशन बनाए हो अब उसके ऊपर उठो। तो ऊपर उठो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी पड़ेगी, जो आप शुरुआत में कर लेते हो। सोचते हो फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, उल्टा हो गया। जो आपको पहले करना चाहिए था वो तो स्टेप 1 में, आपने स्टेप 2 वाला काम कर लिया। तो यहीं से शुरुआत में काम गड़बड़ कर दिए। तो आपका जब फाउंडेशन आपका मजबूत हो गया तब आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे। हर एक सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक उठा लिए। अब जब रेफरेंस बुक उठा लिए तो आपके लिए क्या हो रहा है, जो आपने अपना बेसिक्स, अपना फाउंडेशन मजबूत किया है, अब वो और एडवांस होता जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता जाएगा, वास्ट होता जाएगा, एनालिसिस पावर आपकी बढ़ती जाएगी, और आप उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आप क्या करोगे, आप पे कमांड होता जाएगा। फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछो, फैक्ट पूछो, सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछो, आप एक्सपर्ट होते जाओगे। और जब एक्सपर्ट होते जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, पूछो भैया कहाँ से पूछना, फिर दिक्कत ही नहीं होगा। अरे भैया यहाँ ज्यादा पूछ लिया, वहां ज्यादा पूछ लिया, अरे जब आपका चारों तरफ से तैयार है तो फिर दिक्कत क्या, पूछो जहां से मन कहे। बात समझ में आई। और उससे बड़ी बात तीसरे पॉइंट में क्या लिखा, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द नीड टू लिमिट योर रिसोर्स इन मिनिमम ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट टाइम फॉर रीडिंग। ये भी सबसे बड़ी कमी लोग करते हैं कि जो जो बता दिया, फलाने भैया बता दिए, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, वो नोट्स बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया, सब बटोरते चले जा रहे हो आप। इससे क्या होगा, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं पूरी तरीके से इकट्ठा करते जाते हैं, कंपाइल करते जाते हैं, और एक स्टूडेंट होते हैं कि वो जो रखते हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं लिमिटेड सोर्स के साथ। एक होता है अनलिमिटेड सोर्स, उनसे पूछो भाई ये किताब, ये बुक है, हाँ भाई सब रखा हुआ है। दूसरे बोलेंगे भाई जो है लिमिटेड है और अच्छे तरीके से मैं उसको पढ़ता हूँ। तो आपके पास जो सोर्स होना चाहिए, जो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, वो लिमिटेड होनी चाहिए। उसको इसलिए बार बार रिवीजन करना चाहिए। आपके खुद सेल्फ के नोट्स हों, बार बार रिवाइज कीजिए। जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं बार बार रिवाइज कीजिए। कहा भी जाता है कि आप डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट आप बुक्स को एक बार ना पढ़ के एक ही बुक को कई बार पढ़िए, सबसे बड़ा मंत्र है। और सही बात भी, जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तभी तो चीजें याद होंगी। आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो आप और पढ़ी थी लेकिन याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा, रिवीजन ही नहीं है। एक बार पढ़ लिए फिर दूसरा चीज पढ़ लिए, तो एक ही चीज को कई बार आप पढ़ो। और ये तो सबसे बड़ा मिथ ही है कि जैसे मैंने बताया कि पूरा कोर्स तो पूरा हो ही नहीं सकता,
तो 70% अगर आपने कोर्स को मैनेज कर लिया, 75% मैनेज कर लिया, तो उसी 75 को ही आप क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। क्योंकि उस 75 में से अगर जितना क्वेश्चन आ जाए उसको आपको 100% पूरा करना है, उसमें से ना छोड़ो, ये टारगेट होना चाहिए। 100 में 100 तो पढ़ ही नहीं पाओगे, और ना कोई पढ़ पाता है, जो बोल रहा है तो हवाबाजी कर रहा है, सच्चाई तो यही है। लेकिन आपने जो 70-75% जो पढ़ा है उसको इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो, उसमें से जो आए वो आप 100% करके आओ। और कट ऑफ कितनी जाती है टोटल, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पूरा एक तरह 50-55% टोटल जाता है। यानी आपका क्या है, 75% अगर आप करके चले जाओ तो आप तो इतिहास रख दो। अगर 75% का भी मैं कह रहा हूं, अगर 100 में 100 सही कर दो, वो भी नहीं कर रहा, सिर्फ 50% ही टोटल जाता है। सोचो आप कितने सेफ जोन में हो। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही। फिर क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स, वही आपके जो मटेरियल्स आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते जाओ, उससे कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ेगा आपका। किसी भी तरीके से क्वेश्चन राइज होगा बता दोगे। तो 2 स्टेप आपके पूरे हो गए। हमने क्या कर लिया, फाउंडेशन मजबूत कर लिया। फिर हमने क्या किया, उस फाउंडेशन पे अपने आप को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स एंड मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करते हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं, रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। ये रिवीजन इज द की। ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन हम करते जाएंगे अपने सारे पॉइंट्स को, ठीक है ना। द सिलेबस इज एक्सटेंसिव, वही सारी चीजें जो मैंने बताया कि एक तरीके से क्या है, कीप योर वीकेंड्स फ्री फॉर रिवाइजिंग, यू हैव रीड ओवर द वीक। ये सबसे बड़ी बात है, रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। आज जो आपने पढ़ा, कल जब पढ़ने जा रहे हो तो पिछली चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी टाइम लगे, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। फिर तीसरे दिन जब पढ़ने जा रहे हो तो इसको भी पहले दिन का, दूसरे दिन का भी रिवाइज कर लो। समय तो उतना लगेगा नहीं जितना परसों लगा था, उससे कम लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो। फिर जब चौथे दिन पढ़ने जा रहे हो फिर इन तीनों को रिवाइज कर लो। अब इधर का ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा और नंबर ऑफ टाइम्स आपका क्या होता जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा। 5-6 बार तो इसे रिवाइज हो गया। फिर जो आपका वीकेंड होता है, संडे होता है, उसको एक रिवीजन डे के रूप में रखो। अब इतना बड़ा बर्डन भी नहीं हो पाएगा, सोचो कि यार एक दिन आराम करते, थोड़ा करो। लेकिन जो आप कई बार नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज भी कर चुके हैं, तो बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख लेंगे सारी चीजों को, सारी चीजें ताजा हो जाएंगी। पूरे हफ्ते भर आपने जो किया, ठीक। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट डे से हमें क्या प्लान बनाना है, उसके बारे में फिर प्लान बना के अगले दिन से फिर वही दिनचर्या स्टार्ट। तो ये चीजें नहीं करना। करंट अफेयर के हमेशा टच में रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना वही चल रहा है, कोर्स सब्जेक्ट ही चल रहा है। करंट अफेयर का रोल आप जानते ही नहीं क्या है, हमेशा पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 20-30% क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर एक टॉपिक के। करंट अफेयर, सेल्फ नोट्स, सबसे बड़ी बात, जो आप पढ़ रहे हो उसको अपने शब्दों में लिखो। ये भी चीज जो अगर जान गया, जो ये आदत रख लिया, फिर तो उसका और भी आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप जो चीज पढ़ रहे हो, इवन किसी का नोट्स भी पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, उसको अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका फ्लो बढ़ेगा, आंसर राइटिंग में आपकी निखार दिखेगी। कुछ लोगों का क्या है, बस पढ़ते जाते सीधा जाके एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखते हैं। जब आप साल में पढ़ोगे, कभी आंसर राइटिंग नहीं लिखे, कभी नोट्स नहीं बनाए, तो हाथ कहां से चलेगा? 5 मिनट तो सोचेगा, लिखेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। कितने लोग हमारे नजर में हैं कि लोग 10-10, 15-15 साल लग जाता है। क्या इसके पीछे का रीजन है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यही नहीं हो पाती। तो जो पढ़ो वो लिखो। उससे क्या फायदा होगा? 2-3 फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि आपका एक फ्लो बढ़ेगा। फ्लो इन द सेंस कि आपकी लिखने की कला बढ़ेगी, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आपका हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आया, फ्रेमवर्क आपने बनाया, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें तैयार की, तुरंत आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दोगे। ये सब कैसे डेवलप होगा? जब आपका हाथ चलता रहेगा। नहीं तो 5 मिनट तो हाथों में नहीं काम करेगा भी तो लिखे तो कुछ देर चला, फिर रुका, अब क्या लिखे आगे। तो ये सब चीजें कब कैसे क्यों राइज होंगी? रिवीजन नहीं हुआ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, फ्लो नहीं है हाथों में। पॉइंट्स आपको याद आ गया, आप 2 मिनट में पेज भर दोगे, अच्छा कंटेंट लिख दोगे। तो ये क्या है? आपके अपने सेल्फ
काम किए हैं अपने ऊपर, उसका नतीजा है वो। ठीक है ना। तो जो पढ़ो उसको अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में लिखोगे, अपने शब्दों में अगर सेल्फ नोट्स बनाओगे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा, वो चीजें जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। एक बार देखोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। पॉइंट्स देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अपने शब्द हैं, आपने अपने तरीके से बनाए, किसी दूसरे का नहीं। तो ये फायदा होगा। ठीक है ना। चलिए अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। अगला कदम हमने यही बढ़ाया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द की सोर्स। सबसे मेन चीज है आपका आंसर राइटिंग। जो पढ़ रहे हो उसको लिख ही नहीं रहे हो, पूरा याद करते चले जा रहे हो, याद करते चले जा रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, कलम चली ही नहीं, लिख ही नहीं पाए, आके निकले कहोगे 70 नंबर का छूट गया, 50 नंबर का छूट गया। काहे छूट गया भैया? दुनिया का कोई भी पेपर बनता है, चाहे एकेडमिक्स लेवल का हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, वो उसी हिसाब से बनता है कि आप उस 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वो भैया कौन से रॉकेट साइंस से लिख लेते हैं, कौन सा रजनीकांत वाला कलम आता है कि सच 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 लिख के पूरा कर देगा, जो बोलते हैं कि मेरा पूरा पेपर हो गया। वो क्यों होता है कि रोने लगते भाई 100 नंबर का छूट गया, 150 नंबर का छूट गया। फ्लो ऑफ द आंसर राइटिंग, हाथ चला ही नहीं जिस रफ्तार से चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज। ये कहां से आई? उसने क्यों कर लिया, आप क्यों नहीं किए? क्योंकि उसने उस पर काम किया है लिखने पे, आपने वो कितना काम नहीं किया, तो वो आगे पूरा कर लिया। तो हमें इस पे काम करना होगा। आंसर राइटिंग फ्लो को आगे इस तेज बनाने के लिए अपने नोट्स बनाओ, लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 50% आपका सिलेबस जब तैयार हो जाए तो उसमें क्या हो, जब आप 50% सिलेबस तैयार कर लिए हो तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या हो गया, एक माइंड फ्रेम बन गया है। आप किसी चीज को सोच सकते हो, समझ सकते हो। ये नहीं आपसे कहा जा रहा है कि पहले दिन से लिखना स्टार्ट कर दोगे। जब आपका कोई बेस ही नहीं तैयार है, जब आपकी एनालिटिकल पावर ही नहीं डेवलप हुई है, तो क्या लिखोगे? कूड़ा कबाड़ा लिखने से कुछ होने वाला नहीं, या खुद को संतुष्ट तो करना नहीं है कि भैया देखो हम भर दिए, पन्ना भर दिए, लिख डाले, कुछ भी लिख दो इधर उधर। तो ये सब सारी चीज। तो 50% सिलेबस होने के बाद एक मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी, उस लेवल का आपके पास दिमाग डेवलप हो जाएगा। फिर आप आंसर राइटिंग शुरू करो, क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा लो, उस पर आंसर लिखना शुरू कर दो। फिर करंट में क्या पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं लिखना शुरू कर दो। आपके जो करंट अफेयर्स के, करंट सिचुएशन के, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल इंटरनेशनल जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दो। आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दो, खुद के क्वेश्चंस बनाओ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, ऐसा क्यों, इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें चल रही थी, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन सोचो, क्यूरियोसिटी लाओ, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, कंटेंट डेवलप करो, डिस्कशन करो आपस में। 2-4 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो, प्रोडक्टिव टॉक करो। ठीक है ना। फालतू चीजों पे कोई डिस्कशन ना करो। क्या आपके कॉन्सेप्ट हैं, क्या आप क्वेश्चन, आप दिन में क्या पढ़े, आप बताओ। सामने वाले अपने दोस्त, 2-4 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, उनसे पूछो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ये तो पूछो ही मत क्या पढ़े नहीं क्या पढ़े, नहीं तो फिर लंबी चर्चा चल जाएगी। जो टॉपिक आप पढ़े हो या जो पढ़ने वाले हो उस पर चर्चा करो। कुछ पॉइंट उससे नया आपको मिलेगा, कुछ पॉइंट्स आपसे उसको नया मिलेगा। आप बताओ कि हमने आज कौन से क्वेश्चन पे आंसर लिखा, वो अपने पॉइंट्स बताएगा, आप अपने पॉइंट्स बताओ, जोड़ो उसमें। तो ये सब एक एक्सटेंसिव फॉर्म में सारी चीजें चलती हैं, तब इंसान सफल होता है। जब आदमी सफल होता है तो एक रात की मेहनत नहीं होती, ना 2-4 आंसर राइटिंग की मेहनत नहीं होती, ना 2-4 किताबों की हेल्प की मेहनत नहीं होती। काम किया जाता, रगड़ना पड़ता, घिसना पड़ता, वो करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट मोटिवेशन नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको उस रास्ते से गुजरना होगा जिस रास्ते से सफलता मिलती है। ठीक है ना। किस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया आफ्टर द 50% सिलेबस जब हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां स्टेप क्या आ रहा है? अब धीरे धीरे जब 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 5-6 महीना 7 महीने का समय बिता चुके हैं अपनी लर्निंग वे में। फिर क्या होता है? अब सामने आपके क्या पड़ा है? प्रीलिम्स सामने खड़ा है, 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो यहां पे हमें अपना रणनीति थोड़ा बदलना होगा। जो हम ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे दे रहे थे, थोड़ा उसको हमें क्या करना होगा? विराम देना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने आपके एग्जाम का पहला लेवल खड़ा हुआ है जिसका नाम है प्रीलिम्स, यानी प्रारंभिक परीक्षा। इसको आपको क्या करना है? इसमें आपको बहुत ज्यादा महानता नहीं दिखाना है अपने आंसर राइटिंग की या अपने ज्ञान की।
आपसे क्या करेगा, 100 क्वेश्चन पूछने वाला है पेपर 1 में, 80 क्वेश्चन पूछने वाला पेपर 1 में, और कहेगा भैया इसको पास कर लो। तब आप जो एकदम राइटिंग की प्रैक्टिस किए हो तो फिर उसमें अपनी कलाबाजी दिखाना। तो आप क्या सोचोगे, अच्छा ठीक है पहले प्रीलिम्स निपटा ले, तो इसको थोड़ा विराम दे दो, थोड़ा आंसर राइटिंग को रोक दो। अब इसके हिसाब से थोड़ा रणनीति बनाओ। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, आपसे लिखवा तो रहा नहीं है, आपसे क्या पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जब एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछने वाला है तो अब हमें थोड़ा किस पे मेहनत करनी होगी, एमसीक्यू पे। एमसीक्यू पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर दो, उसको थोड़ा लिख दो, अपने रख दो आंसर राइटिंग को। अब एमसीक्यू पे काम करना शुरू कर दो। तो एमसीक्यू पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स हैं, आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, एक माहौल बनाओ, 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो कि कितने क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमियां कहां आ रही हैं, उनको सुधारने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है ना। या मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए। मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या होगा, 3 घंटे का पूरा माहौल रहेगा आपके साथ, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, 3 घंटे में क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, पूरा एग्जाम माहौल होता है मॉक टेस्ट में। अच्छे इंस्टीट्यूट में आप मॉक दे दो या बाहर से आप, लेकिन घर पे हो नहीं पाता है तो क्या होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं, करना भी चाहिए। तो उससे एक पूरी तरीके से आपका क्या होता है, लेवल पता चलता है, आपका लेवल क्या है, और एग्जाम का माहौल जैसे होता है उस तरीके से पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो आपको एक तरीके से तैयार करता है, जैसे लड़ाई के समय इंसान खुद को तैयार करता है तरीके से, तो एक आपको तैयार होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मॉक के थ्रू क्या करना होगा, एमसीक्यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। करंट अफेयर को रिवाइज करते रहो, बार बार नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप करते रहो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहो, पूरे दोनों पेपर 1 के पेपर 2 के। और सबसे बड़ी बात नीचे जो पॉइंट्स लिखा हुआ, डू नॉट फॉरगेट सीसेट, इसको लोग इग्नोर मार देते हैं पेपर 2 को, सोचते भैया क्वालिफाइंग ही होगा, आराम से पा ही जाऊंगा, लेकिन यहीं पे मात खा जाते हैं। सारा मेहनत साल में पूरा लगा देंगे पेपर 1 पे, अरे यार मैं इंग्लिश मजबूत है, रीजनिंग ये वो सब करते हैं यार, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसी में वो गड़बड़ा जाते हैं। और जब आओगे पूछेंगे एग्जाम देके आने के बाद, अरे यार पेपर 1 तो बहुत अच्छा हुआ, पेपर 2 गड़बड़ा गया। कहाँ है भैया, वो तो हर चीज में लिखा था कि 10th लेवल तक पूछेंगे, भी नहीं बहुत बड़ी चीज हमें पूछना था, लेकिन क्या था, हल्के में ले लिए। तो हल्के में किसी को न लो, हल्के में ले लोगे तो भी आपको हल्के में टाल देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा वीक हैं, अगर आप अच्छी तरीके से उसको नहीं हैंडल कर पाते, मॉक टेस्ट दीजिए, उसके कुछ बेसिक्स देख लीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ टेस्ट उसके दीजिए, 2 महीना 3 महीना पहले से उसका वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उसके लिए तैयार, क्योंकि वो क्या है, क्वालिफाइंग है, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो इधर तुम 200 में 140 150 प्रोफेसर बन के चले आओ, का फायदा। वो तो कह रहा है कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर दो भैया, जितना कट ऑफ जाएगा उतना पा जाओ, उससे नंबर एक्स्ट्रा पा जाओ, कोई बात नहीं। तो उसमें तो हमें एकदम राजा बनना है की जरूरत ही नहीं है, टॉप करने की इसमें जरूरत नहीं, इसमें तो टॉपर कर जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो ये मैटर करता है ना। तो इसलिए हमें दोनों पेपर 1 पेपर 2 को, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। मार्च तक, कम से कम मिड मार्च तक हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जब तक मार्च से जून के बीच, जैसे इस बार 27 जून को पेपर है आपका, तो मिड मार्च से हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से लग जाएंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ एमसीक्यू करना शुरू कर देंगे, ताकि पूरी तरीके से हम उसी में जीने मरने लगे, ठीक है ना। ताकि हम एग्जाम में जब जाएं तो पूरी तरीके से एकदम अलर्ट रहें, ठीक। अब हम प्रीलिम्स दे दिए, प्रीलिम्स खत्म हो गया। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे, पेपर देखे, हमें पता चल चुका, मिला लिए, देख लिए। इसमें भी ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, 10-15 दिन तो लोग लगा देते हैं, भैया इसकी की आई, वाजीराम की आई, इनसाइट की आई, कितना बन रहा है, कितना वो कर रहा है, क्या है, कैसे क्या है, एक अपना देख लो क्या है, हम सेफ जोन में हैं या नहीं है। फिर उसके बाद आप सीधा क्या कर लो, 2-4 दिन अपना थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर आप स्टार्ट कर दो आगे की रणनीति, क्योंकि समय कहाँ फिर रह जाता है, 2-2.5 महीने आपके पास समय रह जाएंगे। जिससे आपका 27 जून को पेपर होगा, 17 सितंबर से मेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिक्कत है ना। तो इसलिए क्या करना होगा आपको, अब पूरा फुल फ्लेज आपको किस पे फोकस करना होगा, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। फिर से आप अपने सारे ऑप्शनल को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जीएस का जो मेन था, वीक एरिया भी उसमें ढूंढ लो, भैया ये कमजोर था, क्योंकि जो आप प्रीलिम्स भी दे के आए हो, कहीं कहीं अगर देखोगे तो उस पोर्शन के आप टॉपिक्स नहीं कर पाए, तो उसको मेंस में भी तो उससे क्वेश्चन उठ सकता है ना।
तो आप उसको मजबूत करना स्टार्ट कर दो। अपने वीकनेस वाले पोर्शंस को, आंसर्स को क्या करो, प्रॉपर्ली आप इवेलुएट करो। किसी एक अच्छे मेंटर्स को, किसी जो आपकी नज़र में अच्छे टीचर हों उनको दो, उनसे आप चेक कराओ, सर देखिए क्या क्या गलतियां, तो वो बताएंगे आपको, तो फिर उसमें सुधार करो। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज याद ध्यान रखो, डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू एट दिस टाइम। अब नई नई चीजों को ना लाओ। उस समय रिकमेंड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ये कर लो, इनका सॉल्व कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पता चला फिर तुम नई चीज लेके बैठ गए, पुरानी वाली भूलते चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है यार तो बहुत बड़ी चीज मिल गई है ना, बिल्कुल नहीं। जो आप पढ़े उसको अच्छे तरीके से करते जाओ, उसी में बस आप एक्सपर्ट बने रहो, उसी से क्वेश्चन आने वाले, उठने वाले। 60-70% तो उठेगा ना उसी से, 50% तो पाना है। और 30% वाला कोई अगर दे दिया भाई, जो 30% 20% वहां छूटा वहां मिल रहा है, पूरा 100 कर लो, आगे उसके चपेट में। तो इधर तुम्हारा भूलता चला जा रहा है, जो इधर तुम 70-75% कवर किए हो 30% के चक्कर में। अब क्या हो गया, दोनों मर्ज हो गया, मैशअप हो गया। अब ना तुम इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि क्या हो गया, इधर रिवीजन नहीं किए, अब तुम कंफ्यूज आओगे एग्जाम में। उधर वो नया था तो कंफ्यूज हो गई, बंटाधार हो गया कि नहीं। तो ये सबके चक्कर में, यानी नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़े उसी को रिवाइज, आंसर राइटिंग। अब एक तरीके से प्री के लिए माहौल बनाए थे, अब मेंस के लिए माहौल बनाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो भैया फिर मेंस दियो, तो मेंस दिए, मेंस क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, तो अब अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा, इंटरव्यू। स्टेप 7, लास्ट स्टेप टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के लिए मेन तैयारी क्या करनी होगी। तो इंटरव्यू जो होता है आपका, ये क्या है, पर्सनालिटी चेकअप होगा आपका। या आपका पर्सनालिटी आपने क्या क्रिएट किया है फ्रॉम द बर्थ टू इंटर्ड इन द इंटरव्यू सेल, यानी आप अपने जीवन को कैसे बिल्डअप किए हो। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो आपकी वहां पे चेकअप होता है, आपका जो पर्सनालिटी आपका इंटरव्यू सेशन होता है, वो क्या होता है। वैसा थोड़ी नहीं कहा आपसे किताबी भाषा बोलेगा। आपने प्रीलिम्स मेंस देके अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं किताबी भाषा का बाबा हूं, ज्ञानी हूं, मुझे आंसर राइटिंग लिखने आता है, एमसीक्यू सॉल्व करने आता है, हर चीज को आप वहां पे अपना प्रेजेंटेशन देके आ गए हो। आपको पता है, और जो सामने आपके 5 लोग बैठे हैं उनको भी पता है कि आप किताबी भाषा में माहिर हो, अक्षर से आपने आंसर राइटिंग को प्रेजेंट किया है, एमसीक्यू को दिया, तो आपसे उससे प्रश्न पूछना ही उचित नहीं। अब आप अपने आप को बनाए क्या हो, इतने दिनों में कैसे पर्सनालिटी डेवलप किए हो, इन 25 सालों में, इन 30 सालों में, उसका वहां पे चेकअप होता है। ठीक है ना। तो उसको आप कैसे बिल्डअप करोगे, तो आपके मेनली जो, अब ये भी रातों रात की प्रक्रिया नहीं होती। जो आप अपने आप को 25 साल 30 साल में बनाए हो, तो रातों रात थोड़ी ना सुधार करके एकदम उसको उल्टा करके चले जाओगे, या कोई आदत आप क्रिएट की हो तो उसको रातों रात आप चेंज कर लोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी आदतें वही रहेंगी, वही तो वहां पे देखा जाएगा, उसी पे आपको जज किया जाएगा। लेकिन जो मेन चीजें हैं, जैसे आपने अपना डीएफ डिटेल, अपना फॉर्म भरे हैं, सारी चीजें वहां पे जो भरे हैं, अपना एक डॉक्यूमेंट्स है, आपके एकेडमिक्स जितने हैं, ये सब चीजें क्या है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप सर्विस में हैं तो उसके बारे में, आप कहाँ पे पोस्टिंग है, कैसे क्या, इन सब चीजों को देखो। काहे, क्योंकि घुमा के आपके जो बायोडाटा आपका जो होगा, बेसिक्स होगा, जितना आपने फॉर्म में सब कुछ फिलअप किया है, उन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आप पढ़ो, जानो। ये नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें आपने भर दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, कोई हॉबी, कोई गेम, कोई ऐसी चीजें आप उसमें रख दी, आपको पता ही नहीं है, वही क्वेश्चन उठा लिया, आप फंस गए। तो सोच समझ के सारी चीजों को आप उसमें फिलअप कीजिए। ठीक है ना। करंट अफेयर के टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी चीजें चल रही हैं, इंडिया के हॉट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं विद अदर कंट्रीज, तो ये सब चीजें आपको आपसे क्या उम्मीद रखेगा कि आप उस पर क्या सलाह दे सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप एक फुल फ्लेज नॉलेज अपने पास रखिए, फिर तो क्या है, इसमें भी आप आराम से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद तो फिर फाइनली सफल है। तो यहां क्या दिया जा रहा है उसके बाद, फाइनली सक्सेस इन यूपीएससी 50% नॉलेज 50% स्ट्रेटेजी। सही बात है। ये जिसके पास नहीं रहता वही तो असफल होता। किस तरीके से, किस रणनीति के थ्रू हम लड़ाई करें, किस रणनीति के थ्रू हम आगे बढ़ें। नॉलेज तो सबके पास है, एक से एक लोग हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, विकीपीडिया है। पूछने बैठ जाओगे भैया ये चीज बता दो, तो रातों रात पूरा रात बिता देंगे उस टॉपिक पे। नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन रणनीति कहीं न कहीं उनके पास नहीं रहती, इसलिए कम उम्र के लोग या
उनसे कम ज्ञान वाले भी निकल जाते हैं। 50% नॉलेज प्लस इधर अपना स्ट्रेटेजी लगा दिए, निकल गए। और वो 100-200% नॉलेज प्लस कोई रणनीति नहीं, बैठे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और ये चीज जिसके पास हो गई, निकल जाओगे, क्लियर कर लोगे। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और उसके लिए एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या है, एक मेंटर क्या करता है कि रास्ता दिखाता है आपको। 20% रोल होता है सिर्फ मेंटर की, कोच की। 80% तो एफर्ट आपको ही करना है, लेकिन ये 80% एफर्ट, 20% सही रास्ता दिखाएगा तो आराम से आप कर लोगे। सही दिशा ही नहीं दिया गया तो आप पूरा झोंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीके से जो गाइडेंस, जो आपको स्टेप टू स्टेप सारी बातें बताई गई, इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को। 8 महीने हमारे पास, अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं सारी चीजें का। तो जो मैंने भी कहा, पहले स्टेप में आपको क्या दिखाया गया, बेसिस को, जो आपको बेसिस को मजबूत करने के लिए आपको मैंने सलाह दी। तो बेसिक ही सबसे बड़ा फाउंडेशन है, और उसी फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए मैं भी अब क्या स्टार्ट करने वाला हूं आप सबके लिए। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। 6 to 12 हम अच्छे तरीके से एनसीईआरटी कवर करेंगे, ताकि आपका क्या हो सके, फाउंडेशन अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। और फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, फिर तो आप आगे निकल जाओगे। तो जो अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग क्लासेस हमारी होने वाली हैं, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी की सीरीज, जहां पे हम पूरी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कवर करने वाला, ताकि एक आपको बेस दे दूं। और बेस देने के बाद फिर तो आप अपना खुद ही रास्ता नाप लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे आप फिर से देख सकते हैं स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ों को जो मैंने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, आराम से लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।